क्लास 12 के नए चैप्टर सेमीकंडक्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, जनरली हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या होता है ये समझिए। अगर हमारे पास एक यहां पे ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो इस कॉर्नर पे भी हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है। या अगर हम इस तरह से इसको देखें, इस साइड से हम करंट पास कर रहे हैं आई, तो हमें यहां भी उतने ही अमाउंट का करंट मिलेगा, ठीक है। मतलब कंडक्टर वो मटेरियल्स हो गए जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, बोथ द डायरेक्शंस में। अब दूसरा हमारे पास आता है इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर में क्या होता है। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं, मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर इधर से हम करंट भेज रहे हैं तो यहां पे हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा, या अगर हम इस तरह से इधर से करंट पास कर रहे हैं तो यहां भी हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास। ये दो सिंपल मटेरियल्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। अब इसी में एक नया टाइप का मटेरियल आता है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो नाम से ही थोड़ा ये क्लियर हो रहा है कि सेमी सेमी मतलब ये कुछ ना कुछ कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की कुछ क्वालिटीज होती है, उसको देखिए। ये हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है, हम चाहें तो यहां से करंट हमने भेजा आई, ओके, और यहां पे हमें करंट मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडक्ट कर सकता है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर हमने एक कंडक्टर लिया सेमीकंडक्टर और इधर से करंट पास कर रहे हैं आई, तो ये इसको ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब डायरेक्शन को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें करंट चाहिए कि एक तरफ से वो फ्लो करे और दूसरे तरफ से फ्लो ना करे, ये हमारे हाथ में है। कंडक्टर में क्या था, अगर इधर से करंट जा रहा है तो उधर से भी करंट जाएगा, इंसुलेटर में जाएगा ही नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये हुई कि ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है और इधर से हमने करंट पास किया, सपोज कीजिए आई, और यहां पे हमें करंट मिल रहा है आई डैश। इसकी वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब हम करंट के मैग्नीट्यूड को कम भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सेमीकंडक्टर्स में हो सकती हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मॉडिफिकेशंस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डॉकिंग होती है और भी कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से कितना करंट पास करना है या कितना करंट हमें एज आउटपुट पाना है, उसको भी हम यहां पे सेट कर सकते हैं। और किस डायरेक्शन में हमें करंट चाहिए, ये सारी चीजें हम यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक डिस्टिंक्शन हो गया बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। एक है हमारे पास रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे, और सेकंड है हमारे पास कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और हमें ये पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पे एक टेबल है जिसमें हमने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को फॉर्मुलेट किया है और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, रेजिस्टिविटी रो हो गई हमारे पास, कंडक्टिविटी सिग्मा हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, कंडक्टिविटी की साइमन पर मीटर। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेटल्स पे। तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी रेंज है 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8। इसका मतलब ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है ये बहुत ही कम है, वेरी लेस। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अच्छा, अब देखिए रेजिस्टिविटी और इसमें इनवर्स का रिलेशन है। तो अगर ये 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8 है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट बहुत ज्यादा करेगा, ये लार्ज हो जाएगी इसकी वैल्यू, और दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू। अब हम आते हैं इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर्स की हमारी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है काफी लार्ज होती है। ठीक है, ये 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 19 की रेंज में होती है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, अब अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है इसकी, वेरी स्मॉल। ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसका मतलब ये कंडक्ट नहीं करता। तो ये तो हमारी मेटल्स और इंसुलेटर्स की हो गई। अब तीसरा जो हमने डिफाइन किया दैट इज आवर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यूज होती हैं वो इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स होती हैं, और इसका रेंज होता है रेजिस्टिविटी का 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर 6, और कंडक्टिविटी इसकी हो जाती है 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर -6 तक। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी वो लाई करती है बिटवीन दोज वैल्यूज ऑफ दैट वैल्यूज ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस मटेरियल का होता है? क्या वो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है या कुछ और होता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। तो एग्जांपल्स में सेमीकंडक्टर्स हमारे दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड है। पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मींस वो एलिमेंट्स जिनको हम सेमीकंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसमें हमारा हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 14, एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 22। These two are most commonly used elemental semiconductors, और हम अपने सिलेबस में इन्हीं दोनों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, या यूं कहें कि हम सिलिकॉन की स्टडी ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लें तो ये हो जाएगा 2 8 4, और जर्मेनियम का अगर लें ये हो जाएगा 2 8 8 4। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसकी स्टडी भी हम बाद में करते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स जो कंपाउंड में है। ठीक है, तो कंपाउंड को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारे पास हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में CDS, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम और सेलेनियम से बना हुआ, और INP, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको हम एज अ सेमीकंडक्टर यूज करते हैं।
या कुछ ऑर्गेनिक भी है जिसमें एंथ्रासीन हो गया या डोप, थैलो, साइनोनिम्स हो गए, ठीक है। इन सभी को भी हम एज अ सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिसको हम सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं। इसमें है पॉलीपाइरोल और पॉलीएनिलीन और इस तरह के और भी होते हैं। तो ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं या कंपाउंड होते हैं। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में जो स्टडी है वो एलिमेंटल फॉर्म की है और उसमें सबसे ज्यादा हम स्टडी करेंगे सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसके एटॉमिक नंबर 14 होने से इसके पास देखिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जर्मेनियम भी है। तो यहां पे अब हम सिलिकॉन को एज अ एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए सिलिकॉन हमारे पास Si हो गया, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 14। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 284 हो गया। क्लियर? अब अगर इसका हम एटम बनाते हैं तो देखिए इसको अगर हम न्यूक्लियस मान लें और ये आउटर मोस्ट शेल है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की हम बात कर रहे हैं, ये सिलिकॉन एटम है। तो यहां पे 1 2 3 एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये जो हम यहां पे कंसीडर किए हैं, दिस इज एन आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम। ये एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है, लेकिन नेचर में ऐसे आइसोलेटेड एटम्स हमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर स्टडी हम इसको एक आइसोलेटेड एक अलग से ले रहे हैं कि आइसोलेटेड फॉर्म में ये ऐसा होगा, लेकिन हमें जो मिलता है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है और उसमें बहुत सारे एटम्स सिलिकॉन के होंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल में। तो यहां पे देखिए क्या होगा, ये हमारा एक आइसोलेटेड कंडीशन है जहां पे हमने ये देखा कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन के 2 एटम्स हैं, एक एटम ये हो गया और एक एटम हमारा ये हो गया सिलिकॉन का, ठीक है। यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे और यहां पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं क्रॉस से इनके इलेक्ट्रॉन्स, 4 इसके पास होंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो 2 क्रिस्टल्स होंगे इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, सॉरी इन 2 एटम्स के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये इंट्रैक्शन हो रहा है, यहां पे इसका भी इंट्रैक्शन यहां पे हो रहा है, इसका भी इंट्रैक्शन यहां पे हो रहा है और इसका भी इंट्रैक्शन यहां पे हो रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है अगर इसके डिस्टेंस को हम r1 ले लें, ये r2 r3 r4, इसका मतलब r जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो यहां पे चेंज हो रही है, ठीक है। किसी की r कम है, किसी की r ज्यादा है। इसका मतलब इस जो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है इस एटम में, उस पे इस एटम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में उसके चेंज आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। दैट मींस दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब इस केस में जब एक से अधिक एटम आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ऐसा सभी के साथ होगा।
पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम होगी, किसी की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहां पे एनर्जी का वेरिएशन होता है और इस एनर्जी वेरिएशन की वजह से इनका एक डायग्राम बनता है जिसको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे दो चीज ध्यान दीजिए। पहला ये है कि आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ समझने के लिए हमने देखा। और यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी एनर्जी का वेरिएशन हो रहा था, लेकिन इतना स्मॉल एनर्जी का वेरिएशन है कि उसको हमें ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास सिलिकॉन है। ठीक है, और एक सिलिकॉन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात हो रही, और वहां पे वैकेंसी कितनी है, 8 वैकेंसी है। मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एकोमोडेट हो सकते हैं, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन ही वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड केस की बात हो गई। अब अगर हमारे पास n एटम्स हैं, n एटम्स हो जाएंगे सिलिकॉन के, तो हमारे पास ये जो 4 है, एक का 4 हो गया, n का कितना हो जाएगा, 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और हमारे पास जो प्लेस है वो कितनी हो जाएगी, 8n। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये एनर्जी है। ठीक है, और ये अलग अलग लेवल्स हैं, ये इस लेवल की एनर्जी है, ये इस एनर्जी लेवल की एनर्जी है। इसका मतलब मान लीजिए ये S है, ये P है, SPDF में हम ले रहे हैं, तो अलग अलग की शेल्स की अलग अलग एनर्जी लेवल होगी। हर इलेक्ट्रॉन की जो उस शेल में होंगे उनकी सेम होगी, और जो अलग अलग हमारे शेल्स में होंगे उनकी एनर्जी लेवल अलग होगी। ठीक है, इसको हमने लेवल 0 कंसीडर किया, इसको लेवल 1 कंसीडर किया, तो डिफरेंट शेल्स के एनर्जी लेवल में भी डिफरेंस रहेगा। अच्छा, तो ये तो हमारे पास कॉमन सी बात हो गई। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक और चीज आ रही है, n एटम्स में 4n हो गए और ये 8n हो गया। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम एटम्स को, सिलिकॉन के एटम्स को पास पास लाएंगे तो उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आउट ऑफ 2 एंड आउट ऑफ 6। क्लियर। अब देखिए हम यहां पे इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास एक रीजन है जिसको हम यहां पे रीजन ए मानना है। ठीक है, रीजन ए में हमारे पास एक एस के लिए लेवल है, एक पी के लिए लेवल है। तो ये लेवल हमने मान लिया यहां पे कि ये L इज इक्वल टू 0 है फॉर S के लिए, और यहां पे ये L इज इक्वल टू 1 है फॉर P के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने एटम्स कितने लिए थे, n एटम्स, तो n एटम्स में हमारे S में टोटल वैकेंसी कितनी होगी, 2n, S में 2 ही आ सकते हैं, और हमारे पास फुल कितनी है, 2n, मतलब 2n स्पेस है और वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब हम आते हैं L पे, तो L पे हमारे पास टोटल 6n हो जाएंगे, टोटल 8 होने चाहिए, L में 6 हो जाएंगे, इसमें सॉरी P में, और यहां पे 4 हमारे पास 4n थे, 2n यहां पे आ गए, यहां पे हमारे पास 2n इसमें फिट है। ओके, तो ये हमारे पास एनर्जी का लेवल है यहां पे जो अलग अलग है।
ठीक है, और ये तब है जब एटम्स बहुत दूर है, उनको काफी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया, तो उनके ये एनर्जी लेवल्स हो गए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एटम्स को पास ला रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक रीजन यहां पे बनता है जिसको हम कह रहे हैं रीजन बी, ठीक है। ये एक रीजन है, हमने थोड़ा सा इनको डिस्टेंस क्या की, इन एटम्स की पास की। तो अब देखिए क्या होगा कि जब इनकी डिस्टेंस पास की, तो अभी हमने बताया कि ये हमारे पास सिलिकॉन में ये इलेक्ट्रॉन्स थे और ये दूसरा एटम था क्रॉस। ये जब पास करेंगे तो ये डिस्टेंसेस भी हमारी क्या होंगी, चेंज होगी। इसका मतलब कुछ की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ की एनर्जी कम होगी। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पे ये हमारे पास इस तरह से इसको जाना था। अब जब ये यहां से इधर आएगा पास में, तो ये इसमें और इसके डिस्टेंस, कुछ की डिस्टेंस कम होगी और कुछ की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ठीक है, डिस्टेंस जिसकी कम होगी, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस कम होगी, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी और कुछ की एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी। तो यहां से देखिए ये इस तरह से ये आए यहां पे, ठीक है, और कुछ की एनर्जी यहां पे कम हो गई, ठीक है। ऐसा ही यहां पे भी होता है, ये यहां से कुछ यहां आए और कुछ की एनर्जी कम हो गई, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये हमारा एनर्जी लेवल था, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहां पे ज्यादा हो गई और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक हमारा रीजन आएगा, बहुत ही छोटा रीजन होगा, शॉर्ट रीजन, और अगर हम पास करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए ये था और ये थे। अब क्या होगा कि ये यहां पे आ रहा है ऐसे, ये यहां पे जा रहा है इस तरह से, ये और ऊपर जा रहा है, ये और नीचे आ रहा है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनकी एनर्जी कम हो रही थी, तो वो इस लेवल को अप्रोच कर रहे हैं नीचे वालों को, और यहां पे ये क्या हो रहा है कि जिसकी एनर्जी बढ़ रही है वो अपर लेवल को अप्रोच करना चाह रहा है। इसका मतलब यहां पे इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग का मतलब ये हुआ कि इस लेवल पे जो लोअर लेवल था हमारा, यहां पे जो एनर्जी गेन कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा हो रही है, वो ऊपर के एनर्जी लेवल पे जाना चाहते हैं, और यहां पे जिसके पास एनर्जी कम है वो नीचे के लेवल में जाना चाहती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा ये रीजन, इसको हम कर रहे हैं डी, ठीक है, और इसको हम ये कह रहे हैं एक्चुअल स्पेसिंग, एक्चुअल स्पेसिंग, ठीक है। और ये क्या था, एज्यूम्ड, एज्यूम स्पेसिंग, ये हमने एज्यूम किया था स्पेसिंग, और ये एक्चुअल स्पेसिंग है जो क्रिस्टल में उनके बीच में होती है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये देखिए ये इस तरह से एनर्जी इसकी बढ़ गई, यहां पे इसकी एनर्जी भी ऐसे बढ़ जाएगी, और ये हमारे पास इस तरह से आया, यहां पे ये इस तरह आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रीजन यहां पे हमारे पास बन गया, ठीक है, और एक रीजन यहां पे बन गया, और बीच में क्या हो गया, एक गैप हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स चले वो 4n यहां पे आ गए और 4n यहां पे आ गए, ठीक है। इसके बीच में जो गैप है यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये अगर हमारे पास कुछ एनर्जी रेंज है तो, और इसकी कुछ रेंज है, तो आइदर इलेक्ट्रॉन्स या तो इस एनर्जी रेंज में है या इस एनर्जी रेंज में है, बीच में जो गैप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस गैप को यहां पे कहा गया कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, दिस वन इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन
या तो यहां पे रहेगा या यहां पे रहेगा। अच्छा, अब देखिए ये 4n और 4n में क्यों डिवाइड हुए? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे स्टार्टिंग में वो कितने थे? 4n थे, और टोटल स्पेस हमारे पास था 8n। तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी ऊपर और नीचे में। इसका मतलब अगर टोटल जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, 4n इलेक्ट्रॉन, वो अगर चाहे तो इसमें रह सकते हैं, चाहे का मतलब अगर उनकी एनर्जी कम हो तो वो सारे इसमें भी एकोमोडेट हो सकते हैं, और चाहे तो सारे इसमें भी एकोमोडेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये एम्प्टी भी हो सकता है, ये कंप्लीटली फिल हो सकता है, या ये एम्प्टी हो सकता है, ये कंप्लीटली फिल हो, या तीसरा कुछ इसमें हो और कुछ इसमें हो। ठीक है, हमारे पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी पूरी जगह यहां पे भी है और यहां पे भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एनर्जी डायग्राम हो गया। ठीक है, स्पेसिंग के रेफरेंस पे। अब यहां पे ये जो एनर्जी गैप है ये अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, या किसी में होगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास। तो इसके बेसिस पे अब हम कुछ डायग्राम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को इजिली आइडेंटिफाई कर सके। तो आइए उस डायग्राम को देखते हैं। अब एनर्जी बैंड्स की स्टडी हम करते हैं। तो एनर्जी बैंड में हमारे पास दो तरह के बैंड्स होते हैं, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। तो देखिए फॉर्म कैसे होते हैं। अभी हमने लास्ट पढ़ा कि किस तरह एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है और उसकी वजह से एक हमारा हायर एनर्जी को अचीव कर रहा है और एक लोअर एनर्जी को अप्रोच कर रहा है। अब देखिए अगर हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर हमारे पास एक ये क्रिस्टल है, सॉरी एटम है, एक ये एटम हो गया, ठीक है, ये एटम है, ये सिलिकॉन, और इस तरह के हमारे पास एटम है। अब इस सिलिकॉन के पास 1 2 3 एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने सबसे शेयर कर लिया। ठीक है, तो शेयरिंग के बाद क्या होगा कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1 2 3 एंड 4 इस तरह के हैं। तो ये जब शेयर करेगा तो यहां पे जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास एक जॉब ये है कि ये वैलेंसी को फुलफिल करें, टू फुलफिल वैलेंसी। ठीक है, मतलब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमेंगे, और ये ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ पेयर जो फॉर्म हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के इस तरह से आ गया। ठीक है, मोर ओवर कंक्लूजन ये है कि ये सिर्फ अपनी वैलेंसी की ड्यूटी को ही पूरा करेंगे। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस एटम से बाहर आ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ ये इतने ज्यादा टाइटली बाउंड है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं तो वो इनको ब्रेक नहीं कर पाएगी, और ये अभी भी अपनी ड्यूटी से क्या रहेंगे, बाउंड रहेंगे। सो दीज आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ये बाउंड हो गए, और ये हमारे क्या करेंगे, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन कंडक्शन, ये कंडक्शन में रोल प्ले नहीं करेंगे, और इनकी ड्यूटी क्या है कि सिर्फ ये वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। अच्छा,
अब इसके बाद एक केस ये आता है कि अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसी को हम ले रहे हैं, इसके पास कहीं से एनर्जी आ जाए, सफिशिएंट एनर्जी आ जाए, तो ये क्या करेगा, ये अभी ऐसे घूम रहा था, इस तरह घूमते घूमते ये बाहर आ जाएगा और इसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये अपने घूमने की ड्यूटी से फ्री हो गया और ये बाहर आ गया। इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि ये उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके बाहर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया, अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्ट कर सकता है। फर्स्ट केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर रहा था, वो बाउंड था और उसकी ड्यूटी थी कि वो सिर्फ वैलेंसी को फुलफिल करे। अब जब इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है तो वो वहां से बाहर आ गया, और जब बाहर से आएगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहां पे लगाते हैं तो वो कंडक्ट करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेमीकंडक्टर था वो यहां पे कंडक्शन के प्रोसेस में आ गया। लेकिन कब आया, जब हमने उससे एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकाला, एक या एक से अधिक जो भी करें, तो हमारा एम ये है कि सेमीकंडक्टर से किसी भी तरह से बाय एनी मींस वी हैव टू एमिट और वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हेल्प्स अस इन कंडक्शन, तो वो कंडक्ट करेंगे। तो यहां पे देखिए हमारे पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये कंडक्शन कर रहा है, और बाउंड इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा जो कंडक्ट कर रहा है उसे कहेंगे हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, इसी लेक्चर में अभी कि ये जो यहां पे एनर्जी गैप, एक ये बन गया एनर्जी और एक ये एनर्जी बन गई थी, ये गैप था, ये हायर एनर्जी थी और ये लोअर एनर्जी थी, बीच के बीच में एक गैप था। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी ज्यादा है, तो ये हायर एनर्जी लेवल में रहेगा, और इसके पास एनर्जी कम है तो ये यहां पे रहेगा। तो इस बैंड को हमने नाम दिया वैलेंस बैंड और इस बैंड को नाम दिया कंडक्शन बैंड। तो इस बेसिस पे हम मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, नॉन मेटल्स, इन सभी को यहां पे देखेंगे। तो ये देखिए हमारा वाई एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लिया है, और यहां पे हमारे पास ये एक कंडक्शन बैंड है, ये पूरा कंडक्शन बैंड है, और ये पूरा हमारे पास ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है फॉर मेटल्स। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। देखिए हमारे पास ये जो वैलेंस बैंड दिख रहा है, वैलेंस बैंड यहां से यहां तक है और ये इतना फील्ड है। इसका मतलब दिस इज पार्शियली फील्ड, और यहां पे हम आते हैं, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, दिस इज आल्सो पार्शियली फील्ड, ये यहां से यहां तक था। इसका मतलब क्या हो गया कि आइदर द पॉसिबिलिटी इज कि हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप कर गए और ये कंडक्शन कर रहा है, ठीक है, बीच में बहुत छोटा सा एनर्जी गैप होगा हमारे पास, जिसको आसानी से वो अटेन कर ले और हायर लेवल पे चले जाए। तो इस बैंड को जहां पे हमारे पास लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिस बैंड में वो होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। सिमिलरली जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है और अपर लेवल में वो रहते हैं और वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं एंड देयर रोल इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उन
इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और उस बैंड को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे ये है मेटल्स में ही कि ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये पूरा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के इतना ये जो पोर्शन है, दिस इज ओवरलैपिंग पोर्शन, मतलब इनके बीच में एज हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि देयर इज नो एनर्जी गैप, ठीक है। आसानी से यहां के इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जा रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो यहां पे हमारे पास कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारी मेटल्स में। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे ये हमारा बी जो आता है ये है इंसुलेटेड, ये हमारा हो गया इंसुलेटर, और ये हमारा मेटल्स हो गया या कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर में देखिए क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कंडक्शन बैंड है। दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब यहां से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है तो इसने बड़े गैप को उसको क्रॉस करना है, विच इज नॉट इजी। सो यहां पे हमारे पास इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड रहता है दैट इज एम्प्टी, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वही कंडक्ट करेंगे। इसका मतलब जब यहां पे ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी है हमारा, इसका मतलब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट एट ऑल बिकॉज दे हैव एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब तीसरा हमारा आता है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो एनर्जी गैप ज्यादा था, सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्ट करता है बट नॉट एज दैट अ मेटल और अ कंडक्टर। सो यहां पे जो एनर्जी गैप होगा, ये एनर्जी गैप इससे कम होना चाहिए, जिससे यहां से अगर ये एनर्जी पाए तो यहां पे आ सके, ठीक है ना। मतलब किसी भी तरह से अगर एनर्जी इनको दी जाए तो दे माइट कम इन कंडक्शन बैंड एंड देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहां पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में आ जाए, और ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप यहां पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सेमीकंडक्टर्स कैन कंडक्ट। अगर वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, सो दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड and then they are able to conduct electricity under certain circumstances or conditions. तो ये हमारा हो गया एनर्जी बैंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये हमारा बेसिक लेक्चर था सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आई होप कि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे की चीजों को